स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जौहरी पाठशाला। दिस इज अमित जौहरी सर। आज हम लेके आए हैं फिजिक्स में फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का कंप्लीट रिव्यू। जो भी स्टूडेंट जी मेन 2022 और नीट देने वाले हैं उनके लिए ये फाइनल रिव्यू है फिजिक्स का। इसके बाद आपका रिवीजन फोर्सेस और लॉज ऑफ मोशन के लिए आपको और कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें मैं एक एक चीज को कंप्लीटली आपको रिव्यू करूंगा। उसके बाद आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिएगा सो दैट कॉन्सेप्ट को आप इजीली रिवाइज कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, काइनेमैटिक्स में जब हम पढ़ते थे तो हमारे लिए जो कॉज ऑफ मोशन होता था वो इंपॉर्टेंस नहीं होता था, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं होता था। लेकिन अब हम सेकंड पार्ट में डायनामिक्स में जहां पर हमारे लिए कॉज ऑफ मोशन, मोशन का जो कॉज है, मोशन को कौन चला रहा है, मोशन किसने स्टार्ट किया, किसने स्टॉप किया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो होता है फोर्स। सो द कॉज ऑफ एनी मोशन टू स्टार्ट, टू स्टॉप, टू डू एनीथिंग इज कॉल्ड force. What is force? Force can be said as any push or pull. किसी भी पुश और पुल को आप फोर्स बोल सकते हैं। कोई भी पुश एंड पुल हो, आप दरवाजा खोल रहे हैं, आपने फोर्स लगाया, आप चल रहे हैं, आपके पैर ग्राउंड को फोर्स लगा रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, हमारे गले में जो फोर्स लग रही है उससे बातें कर रहे हैं, तभी हमें थकान महसूस होती है। दीज ऑल टाइप ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड फोर्स। दीज आर द कॉज ऑफ मोशन। जो भी कुछ होता है फोर्स मोशन के लिए, उसका कॉज जो होता है वो ये होती है फोर्स। फोर्स की बेसिक चीज क्या है, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन। दोनों में रिलेशन क्या होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। इसका डायमेंशन क्या होता है, mlt-2। तो ये तीन हो गई बेसिक चीजें। अब हम पढ़ते हैं फोर्स को काफी डिटेल में। एनी पुश और पुल, तो फोर्स क्या क्या कर सकती है, बिकॉज इट इज ए कॉज। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, पहला काम जो फोर्स कर सकती है वो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी बॉडी। किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज करना हो। स्टेट से मीन्स है अगर कोई बॉडी मोशन में है, कोई कार चलती चली आ रही है, दैट इज इन मोशन। अगर आपको उस मोशन को स्टॉप करना है तो यू हैव टू अप्लाई द फोर्स। अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है, रेस्ट में है, उसको आपको स्टेट ऑफ मोशन देना है, मोशन में कन्वर्ट करना है, यू रिक्वायर फोर्स। तो सबसे पहला काम फोर्स क्या कर सकती है, टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी बॉडी। मोशन से रेस्ट में ला सकती है, रेस्ट से मोशन में ला सकती है। उसके लिए आपको क्या लगेगा, पुश और पुल, जो उसको बेसिक हम लैंग्वेज में समझते हैं। सेकंड थिंग, और फोर्स क्या कर सकती है, फोर्स किसी भी बॉडी का मोशन का डायरेक्शन चेंज कर सकती है। अगर मैं अभी सीधा चल रहा हूं, मुझे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, आई हैव टू अप्लाई द फोर्स। अगर कार सीधी चल रही है, मुझे उसको मोड़ना है, आई हैव टू अप्लाई द फोर्स। कोई ब्लॉक को मैं अगर जमीन पे घसीट रहा हूं और मुझे उसको थोड़ा डायरेक्शन चेंज करना, आई हैव टू अप्लाई द फोर्स। तो फोर्स ने पहला काम क्या किया, स्टेट ऑफ बॉडी को चेंज कर सकती है, फ्रॉम मोशन टू रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। सेकेंड थिंग ये क्या कर सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है। थर्ड थिंग ये क्या कर सकती है, किसी भी बॉडी का शेप चेंज कर सकती है। अगर आप किसी फुटबॉल को देखें, अगर मैं उसको बहुत तेज प्रेस करूं, उसका शेप चेंज हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आयरन रॉड को अगर मैं ये आयरन रॉड को अगर मैं इसको बहुत ज्यादा फोर्स लगाऊं तो एक टेढ़ा हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो फोर्स स्टेट चेंज कर सकती है, मोशन से रेस्ट में ला सकती है, रेस्ट से मोशन में ला सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है, और किसी भी बॉडी का शेप चेंज कर सकती है अगर वो उस बॉडी के रिक्वायर्ड अमाउंट में अप्लाई की जाए। तो ये तो है फोर्स क्या कर सकती है। सेकेंड थिंग हम आते हैं टाइप ऑफ फोर्स जिसको हम बोलते हैं इंपल्स, सॉरी इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, फोर्स का सिंबल हम एफ यूज करेंगे। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इंपॉर्टेंट मिलेंगे। अब फोर्स में एक चीज आती है इनर्शिया, जो फर्स्ट लॉ में भी हम देखेंगे। व्हाट इज इनर्शिया, तो इनर्शिया एक रेजिस्टेंस है जो बॉडी ऑफर करती है
when you try or tend to change the state, the shape or anything to that of the body, वो होता है inertia। अगर एक ब्लॉक जमीन पे या टेबल पे रखा हुआ है, अब अगर आप उसको मूव करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स अभी अभी हमने बात किया आपको क्या लगेगा, फोर्स। बट उसको मूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगी वो डिपेंड करेगी कि वो ब्लॉक मुझे कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो ये होता है उस बॉडी का इनर्शिया, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन द वे ऑफ चेंज। जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी चीज को, अगर आप उसके स्टेट को चेंज करना चाहते हैं तो दैट बॉडी विल अप्लाई द रेजिस्टेंस, वो हमेशा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया मेजर कैसे करते हैं? इनर्शिया मेजर होता है उसके मास से। इनर्शिया डायरेक्टली उसके मास से मेजर होगा। जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया वो बॉडी आपको ऑफर करेगी। तो अल्टीमेटली ये एक टाइप ऑफ फोर्स है जो आपको फोर्स लगाने के बाद एक रेजिस्टेंस ऑफर करती है। एंड दैट इज व्हाई फोर्सेस का अमाउंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस इनर्शिया, जो कि डायरेक्टली मास पे डिपेंड करेगी। इनर्शिया तीन टाइप के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीन टाइप के आपको इनर्शिया मिलेंगे। रेस्ट का इनर्शिया, मोशन का इनर्शिया और डायरेक्शन का इनर्शिया। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेजिस्टेंस जो ऑफर करेगी दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे पास एक कारपेट है, मैं उसको हैंग करके उसको खूब डंडे मार रहा हूं सो दैट जो उसके अंदर डस्ट के पार्टिकल्स है वो उसमें से रिमूव हो जाए। ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है जो अपने कारपेट को साफ करने के लिए हम यूज करते हैं। तो जब हम कारपेट पे वो स्टिक से उसको मारते हैं दैट इज कॉल्ड फोर्स। आपने अप्लाई किया तो कारपेट मूव करने लगता है। कारपेट तो मूव कर रहा है लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनका इनर्शिया अभी भी उनको रेस्ट में रखता है। एंड दैट इज व्हाई कारपेट तो मूव कर गया, डस्ट पार्टिकल वहीं रह गया और वो नीचे गिर गया। एंड दैट इज द मैकेनिज्म टू क्लीन द कारपेट, जो कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। एक ग्लास टम्बलर का एग्जांपल लेते हैं। ग्लास टम्बलर के ऊपर एक कार्ड रखा हुआ, उसके ऊपर एक कॉइन है, अभी रेस्ट में है। मैंने बहुत स्मार्टली फ्लिक किया कार्ड को सो दैट फोर्स को कॉइन पे ना ट्रांसफर होने दूं। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही मैंने कार्ड को स्क्रैच किया तो अकेली फोर्स कार्ड पे लगी है, अभी भी जो कॉइन था वो रेस्ट में था, तो उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसको वहीं रखता है। लेकिन उसके नीचे से ग्राउंड जो कार्ड था वो हट गया है तो वो ग्लास टम्बलर में जाके गिर जाता है। दीज आर कॉल्ड द एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल ऑफ मोशन, अगर आप किसी चलती हुई बस में बैठे हुए हैं जो बस कंटिन्यूअसली मूव करती जा रही है, एकदम बस का ड्राइवर ब्रेक लगाता है। जब वो ब्रेक लगाएगा तो आपका जो लोअर पोर्शन है वो तो बस के कांटेक्ट में है, वो बस की बॉडी है तो वो स्टॉप हो गया। लेकिन जो वेस्ट के ऊपर का पार्ट है जो अभी एयर में था, जो बस के कांटेक्ट में नहीं है, वो क्या हो जाएगा, अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन में है। दैट्स व्हाई वी हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, किसी भी कार में आप बैठे हैं, कार ने लेफ्ट टर्न लिया, आप राइट की तरफ चले जाते हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है कार की, लेकिन आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वो चेंज आपके अंदर नहीं आने देता है बिकॉज वो फोर्स आपके अंदर ट्रांसफर नहीं हुई है। तो ये होती हैं तीन टाइप ऑफ इनर्शिया। अब हम फोर्स का क्लासिफिकेशन करें तो फोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली और ब्रॉडली टू वेज में क्लासिफाइड होती हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इनका दो ही क्लासिफिकेशन होता है, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जब हमें किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने के लिए उसको फिजिकली टच करना पड़े, दैट टाइप ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। लेकिन अगर किसी बॉडी पे मुझे फोर्स अप्लाई करने के लिए उसको टच नहीं करना पड़े, दो बॉडीज में एक फिजिकल डिस्टेंस होने के बावजूद उन दोनों में आपस में फोर्स का इंटरेक्शन हो, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस।
कांटेक्ट फोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा? आपका फ्रिक्शन आ जाएगा, आपकी टेंशन आ जाएगी, फ्रिक्शन हो गया, टेंशन आ जाएगा, और अपथ्रस्ट फोर्स, ये सारी फोर्सेस, नॉर्मल रिएक्शन, ये फोर्सेस कांटेक्ट फोर्स में हो जाती हैं। ये तभी लगेंगी जब बॉडी आपस में फिजिकल कांटेक्ट में आती है, ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, जिसमें बॉडी क्लोज विसिनिटी में तो हो बट एक दूसरे को फिजिकली टच ना करें। इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ये सारे उसके टाइप थे। तो हमने इनर्शिया देखा, फोर्स देखा। अब हम आगे चलते हैं इसके रिव्यू को और डिस्कस करते हैं इस पे बेस्ड लॉज ऑफ मोशन, जिस पे मोस्ट ऑफ द मैकेनिक्स फिजिक्स बेस्ड है। जो मैकेनिक्स फिजिक्स बेस्ड है, मैकेनिक्स, वो पूरा पूरा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, यानी अगर आपको मैकेनिक्स को स्टडी करना है तो दो पार्ट में जाता है। काइनेमैटिक्स जो हम देख चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरा पार्ट आता है कॉज ऑफ मोशन, जो ये है। इससे आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी मैकेनिक्स की। तो 3 लॉज ऑफ मोशन ने आपकी पूरा वर्ल्ड बना दिया, जिससे आपको पूरा कुछ समझ में आ गया। सबसे पहली बात है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ एक क्वांटिटेटिव लॉ है, ये आप बहुत जरूरी याद रखिएगा। क्वांटिटेटिव लॉ है ये, क्वालिटेटिव लॉ है, क्वालिटेटिव लॉ है ये। क्वालिटेटिव लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो बेसिक डेफिनेशंस है वो क्या है? व्हेन ए बॉडी इज इन रेस्ट, इट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट। इफ ए बॉडी इज इन मोशन, it will continue to be in motion unless or until some external unbalanced force is applied. सिंपल इसका कहने का मतलब क्या है? ये तो थी इसकी बेसिक डेफिनेशन कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल मतलब उस दो मासेस, जो मासेस की हम बात कर रहे हैं, उस सिस्टम से बाहर कोई एजेंट हो जो उस पे फोर्स लगाए, और जो फोर्स लगाए वो अनबैलेंस्ड हो। तो दो क्वालिटी होनी चाहिए, फोर्स अनबैलेंस्ड हो और एक्सटर्नल हो, सिस्टम से बाहर से आई हो, सिस्टम के अंदर से नहीं। दैट is called first law. So whenever a body is in rest, it will continue to be in rest. If in motion, it will continue to be in motion unless or until some external unbalanced force is applied. तो ये पहला पिलर लगाया आपके मैकेनिक्स में कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो अपने आप मूव नहीं कर सकती, अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो अपने आप नहीं रुक सकती। इस फिलॉसफी में अगर हम देखें कॉस्को की बॉल, ये एरिस्टोटल ने भी एक्सपेरिमेंट किया था। उसने ऐसे ही फ्लोर पर उसको थ्रो किया, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस इट स्टॉप। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है? यस, क्योंकि उस टाइम पे फ्रिक्शन की हमें पता नहीं थी, तो अभी हमें पता है कि उसको फ्रिक्शन स्टॉप कर लेता है। अगर मुझे किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में डालना है, ऑफ कोर्स आई नीड टू अप्लाई द फोर्स, उसके बिना वो नहीं चलेगा। सो दैट इज डिफाइंड बाय द फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ ने हमें क्या बोला कि उसकी क्वालिटी क्या है, जो हमने देखा कि फोर्स क्या क्या कर सकती है, दैट डिफाइंड बाय द फर्स्ट लॉ, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्वालिटेटिव लॉ ऑफ फोर्स। ये फोर्स की क्वालिटी आपको डिस्क्राइब करता है। अब मैं इसको मैथमेटिकली ऑपरेट करने की कोशिश करता हूं। अगर फोर्स 0 है तो बॉडी की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये मैं आपको आगे सेकंड लॉ होने के बाद प्रूफ भी करूंगा कि अगर फोर्स 0 है, फोर्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो एक्सटर्नल फोर्स, तो रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। दैट मींस एक्सेलरेशन हमेशा 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन बॉडी में नहीं होगा। तो अगर बॉडी रेस्ट में थी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वो 0 ही रहेगी। अगर वो मूव कर रही थी तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, एक्सेलरेट नहीं करेगी। फिर आते हैं हम सेकंड लॉ पर। सेकंड लॉ ने हमें दिया इसका
क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ ने हमें बताया क्वालिटी ऑफ फोर्स, कि फोर्स क्या क्या कर सकती है। अब सेकंड लॉ बताएगा कि उस काम को करने के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ फोर्स चाहिए। भैया मैग्नीट्यूड तो बताओ, 10 न्यूटन लगाऊं, 20 न्यूटन लगाऊं, 30 न्यूटन लगाऊं, वो कैसे पता लगेगा। फर्स्ट लॉ ने आपको ये नहीं बताया। फर्स्ट लॉ ने सिर्फ आपको उसकी क्वालिटी बताई कि भैया बॉडी को मूव करना, आप फोर्स लगाइए। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके मास है, डिफरेंट डिफरेंट उनका शेप है, साइज है, तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कितनी फोर्स लगाऊं। तो फर्स्ट लॉ के बाद इसलिए सेकंड लॉ आया, जो आपको ये बताएगा कि उस पे कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप मान लें कि F, हम फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं F से, तो F इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहां पर एक नई फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया गया। फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारी लाइफ में आती हैं उनका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होता है, अदरवाइज वैसे इतनी सारी क्वांटिटी हैं, नई क्वांटिटी हम नहीं लेते हैं। तो यहां पर आई एक नई क्वांटिटी मोमेंटम। अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो लीनियर मोमेंटम स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द 2D और 3D मोशन जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, जिसका सिंबल है P। इसको समझने के लिए हम एक चीज समझते हैं, फिर सेकंड लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे। मोमेंटम को अगर आप सोचें तो मेरे पास एक छोटा सा, मान लीजिए ये पेन का ढक्कन लिया, क्लास चल रही है, पीछे बच्चे बैक बेंचर्स काफी शो कर रहे हैं, तो मैंने एक ऐसे खींच के मारा एक बच्चे को, तो बच्चे को ऐसे लगी तो उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर उसी मास का सेम बुलेट मैं उसको फायर करके मारूं तो रिजल्ट विल बी वेरी वेरी हाई। उसी कंकड़ को, एक कंकड़ लिया फेंक के किसी को मारा, ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। उसको मैंने गुलेल में खींच के मारा तो उसको ज्यादा इफेक्ट होगा। एक ही बॉडी है, उसको आप थ्रो कर रहे हो, उस बॉडी के इफेक्ट डिफरेंट डिफरेंट हैं, बिकॉज उस बॉडी की उन सारे केसेस में वेलोसिटीज डिफरेंट है। तो इससे हम ये क्वांटिटी को हमने सिग्निफाई किया कि एक क्वांटिटी है मोमेंटम, जो इक्वल होती है मास इनटू वेलोसिटी के। मतलब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कैन चेंज द इफेक्ट ऑफ द सेम बॉडी ऑन द सेम बॉडी। सो दैट्स व्हाई ये हमारी पिक्चर में आई। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट अभी हम देखेंगे। तो अब आते हैं हम वापस सेकंड लॉ पे। ये तो मोमेंटम हमने देख लिया कैसे आया हमारी लाइफ में, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि मोमेंटम कैन चेंज द इफेक्ट। सेम बॉडी का सेम बॉडी पे, एक सेम बॉडी लिया दूसरी सेम बॉडी पे मार रहा हूं, लेकिन उसका इफेक्ट कैन बी डिफरेंट इफ इट इज थ्रोड विद द डिफरेंट वेलोसिटीज, एंड दैट्स व्हाई मास इनटू वेलोसिटी का एक हमने फिजिकल क्वांटिटी देखा मोमेंटम। अब सेकेंड लॉ पे वापस चलते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp बाय dt, या फिर उसको आप ऐसे लिख सकते हैं ऑन एन एवरेज। ये कैलकुलस की फॉर्म में हो गया, ये एवरेज फॉर्म में हो गया, dp बाय dt। मतलब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मोमेंटम को हमने देख लिया m इंटू वी है, तो यहां से हमने देखा इक्वालिटी साइन लगा के मोमेंटम को हमने लिखा m इंटू फाइनल माइनस इनिशियल, दैट रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन t2 माइनस t1, दैट इज द चेंज इन टाइम। तो यहां से हमें क्या मिलता है, फोर्स इज इक्वल टू m। यहां पर कांस्टेंट की वैल्यू आप देखोगे तो 1 आती है। 1 क्यों आती है, मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसकी लिंक सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये क्या हो गया, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। मैंने ले लिया कि भैया इनिशियल जो टाइम था वो 0 था जब इनिशियल वेलोसिटी थी, और t2 को t ले लिया।
v माइनस यू अपॉन टी इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सलरेशन मिलता है मुझे। तो मेरे लिए फोर्स का एक फॉर्मूला आ गया, मास इनटू एक्सलरेशन। तो इन फॉर्मूलों से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी फोर्स इस टास्क के लिए चाहिए। फर्स्ट लॉ ने जो बताया कि इस टास्क के लिए फोर्स चाहिए, सेकंड लॉ ने ये बताया इस टास्क के लिए कितनी फोर्स चाहिए, क्वांटिटी क्या होगी। अब इसी से हम फर्स्ट लॉ को डिराइव कर देते हैं। फर्स्ट लॉ में अगर फोर्स जीरो है तो मास इनटू एक्सेलरेशन जीरो हो गया। मास कैन नेवर बिकम जीरो, तो दैट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है दैट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है जी। तो ये आया फर्स्ट लॉ, ये आया सेकंड लॉ। अब आते हैं हम थर्ड लॉ पर। न्यूटन के थर्ड लॉ ने हमें इस कहानी को पूरा कंप्लीट किया। फर्स्ट लॉ ने हमें बताया उसकी फोर्स की क्वालिटी, सेकंड लॉ ने हमें बताया उस फोर्स की क्वांटिटी, थर्ड लॉ हमें बताएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फोर्स कि फोर्स हमेशा पेयर्स में ही होती हैं। नेचर में जितनी भी टाइप ऑफ फोर्स है, किसी भी टाइप ऑफ फोर्स को अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा पेयर्स में अवेलेबल होती हैं। सिंगल इंडिविजुअल फोर्स डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस, और वो होती ही नहीं है। तो फोर्सेस हमेशा पेयर में आती है। ये लास्ट नेल हमें थर्ड लॉ ने प्रोवाइड किया। दैट मींस अगर मैं ये दो बॉडीज हैं M1 और M2, अगर M1 ने M2 पे एक फोर्स लगाई F, इसको क्या बोलेंगे 2-1, फोर्स ऑन सेकेंड पार्ट ड्यू टू फर्स्ट पार्ट। तो M2 भी M1 पे लगाएगा फोर्स, वो होगी F12। एंड बाय थर्ड लॉ we can say F12 is equal to minus F12 is equal to F21. That means every action is equal but opposite reaction. कोई भी एक्शन मतलब कोई भी फोर्स आप जब किसी बॉडी पे लगाते हैं तो वो बॉडी भी आप पे एक फोर्स लगाती है, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन। और एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन डिफरेंट होती है। अगर मैंने किसी बॉडी को आगे की तरफ फोर्स लगाया है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो वो बॉडी मुझे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हैं, एंड दैट्स व्हाई आई पुट द नेगेटिव साइन कि फोर्स का मैग्नीट्यूड मैंने इक्वल किया लेकिन नेगेटिव साइन लगाया बिकॉज डायरेक्शंस आर अपोजिट। दिस इज कॉल्ड द थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ से आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं कि फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर। सिंगुलर फोर्सेस नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो ये तो हुए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिससे कि हमने अपनी फोर्स की जो कॉज ऑफ मोशन है उसकी पूरी स्टडी कर ली। अब आते हैं थोड़ी सी और क्वांटिटीज के पास, थोड़ा सा और थ्योरी देखते हैं, फिर हम डायरेक्टली चलेंगे इनके एप्लीकेशंस पर। जो हम न्यूटन्स लॉ कर रहे हैं उनका एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि वहां पर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेशन पे बेस्ड, न्यूमेरिकल्स, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग, कि ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है। तो अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, जिसको हम बोलते हैं इंपल्स। अब एक नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई। एक कार बहुत शांति से खड़ी हुई थी, एक ट्रक आया बहुत तेज स्पीड में, टाम से टक्कर मार दी, कुछ सेकंड के लिए फोर्स लगी, दैट इज कॉल्ड इंपल्स। बहुत हाई फोर्स फॉर वेरी मिनिमम टाइम के लिए लगना इज कॉल्ड इंपल्स। इसको मैं एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। हमारे जो खिड़कियों में शीशे लगे होते हैं उस पे जब बॉल आके लगती है, आपने कई जगह देखा होगा, और इसके प्रैक्टिकल मैं एक्सपेरिमेंट्स के वीडियो भी आगे जाके शेयर करूंगा। अगर क्रिकेट खेलते समय जब बॉल जाती है तो मान लीजिए एक ग्लास का शीशा है, अब यहां पर पहले बॉल लगी, तो बॉल जहां पे लगी तो पूरे ऐसे 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 टूट जाता है, बहुत लंबे। दैट मीन्स वो फोर्स जो है काफी
हाई एरिया पे ट्रांसमिट होती है जब इस पे बॉल लगती है। सेकेंड थिंग, अगर इस पे बॉल ना लगे, इस पे बुलेट को फायर किया जाए, तो आपको लगता है क्या होगा? नहीं, ये एक होल करेगी बुलेट की साइज का अगर इसमें बुलेट को फायर किया जाए। जबकि जब शीशे पे बॉल आके टकराई थी क्रिकेट की, तो क्या हुआ था? क्रिकेट की बॉल या फुटबॉल, होल नहीं हुआ था, पूरा चटक गया था इतना शीशा। मतलब काफी सारे एरिया पे वो फोर्स को ट्रांसमिट किया गया। लेकिन जब बुलेट इस पे आके हिट किया तो फोर्स एक ही पॉइंट पे रहा और उस पॉइंट पे उस फोर्स ने होल किया। इसमें ट्रांसमिशन का एरिया मिनिमम है, इसमें ट्रांसमिशन का एरिया ज्यादा है जहां फोर्स ट्रांसमिट हो रही है। एंड दैट इज द रीजन द न्यू क्वांटिटी इज इंट्रोड्यूस कॉल्ड इम्पल्स। जब बॉल आके लगी शीशे पर, क्रिकेट की या फुटबॉल की, हम देखते हैं जब कॉलोनीज में खेलते हैं, काफी सारे सीरियल्स में आपको दिखता है, मूवीज में आपको दिखता है, यार पूरा शीशा चटक जाता है। मतलब फोर्स पूरी शीशे पे ट्रांसमिट हो गई है, क्योंकि बॉल जब आती है उसकी एक तो स्पीड बहुत कम होती है, दूसरी बात स्पीड कम होने से कारण उसका जो एक्सपोजर है, जो उसका कांटेक्ट है ग्लास से, वो ज्यादा टाइम के लिए होता है। वेलोसिटी और टाइम दो चीजें इंक्लूड की तब हम समझेंगे कि ये पूरा एरिया पे ट्रांसमिट हुआ और ये स्मॉल एरिया पे, एंड दैट इज व्हाई कॉल्ड इंपल्स। वेरी हाई फोर्स, बुलेट के केस में वेरी हाई फोर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, ट्रांसमिट एरिया मिनिमम। नॉर्मल फोर्स मतलब एवरेज फोर्स और ज्यादा टाइम के लिए एक्सपोजर, ट्रांसमिशन एरिया जो है फोर्स का वो ज्यादा हो जाता है एरिया पे। ठीक है, तो आपको इंपल्स का मतलब समझ में आया। इंपल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इंपल्स को अगर शो करना है तो हम इसको बोलते हैं फोर्स इनटू द स्मॉल टाइम। अगर आप चाहो तो उसको चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते हैं। तो इंपल्स कैन ऑल्सो बी इक्वल कैलकुलेटेड बाय चेंज इन मोमेंटम और बाय मल्टीप्लाइंग द फोर्स विद दैट स्मॉल टाइम। ठीक है, तो ये आ गया आपका इंपल्स। इंपल्स के बाद हम चलते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट पर। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब इंट्रोड्यूस होती है तो उसका इंट्रोड्यूस होने के पीछे रीजन होता है कि उसकी हमें कमी होती है, तब वो आती है। लीनियर मोमेंटम को हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया फिजिक्स में, उसके बाद इंपल्स आया। अगर इनकी जरूरत नहीं होगी तो किसी को नहीं पड़ी है भाई फिजिक्स में नई नई क्वांटिटी लगाने के लिए, उनकी जरूरत पड़ती है। ग्लास के बॉल और बुलेट वाले एग्जांपल से आपको इंपल्स का सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, कई बार हम देखते हैं कि जो हमारा सिस्टम है, एक रूम हो सकता है, कोई भी एक फ्रेम हो सकता है जिसमें बॉडी है, उस फ्रेम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं आ रही हैं। कई बार ऐसा होता है। लेट अस सपोज एक फैमिली कार में मूव कर रही है, फैमिली के सारे सदस्य कार के अंदर बैठे हुए हैं, वो सारे सदस्य कार के इंटरनल उस सिस्टम का पार्ट हो गए, तो वो अंदर से जब फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आप सोचिए, पुराने जमाने में कई बार कार स्टार्ट नहीं होती थी कॉलोनी में, तो अंकल सारे बच्चों को बुलाते थे धक्का लगाने के लिए, या कई उनके दोस्त भी मिल जाते, तो आपने देखा बाहर से पीछे से धक्का लगा रहे हैं वो लोग। लेकिन अगर इन्हीं लोगों को वो अंकल अंदर बिठा लेते और फिर कहते चलो बोनेट से प्रेशर लगाओ, आप पीछे बैठो, पीछे वाली सीट से लगाओ, क्या कार आगे बढ़ती? नहीं, क्योंकि ये अभी इंटरनल पार्ट हो गए। इंटरनल फोर्सेस जो होती हैं उसका सिग्निफिकेंस नहीं होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस का सिग्निफिकेंस होता है। तो अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स, मैं सिस्टम पे बोल रहा हूं, सिस्टम जब भी बोलूंगा आप याद रखिए मैं पूरे फ्रेम की बात कर रहा हूं, उसमें वन और मोर देन टू बॉडीज हो सकती हैं। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दिया जाए तो एज पर द सेकेंड लॉ मैंने देखा फोर्स को dp बाय dt बोला गया और ma भी बोला गया। तो आप देख सकते हैं अगर फोर्स जीरो है तो dp बाई dt जीरो हो गया। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है? जब वो चीज कांस्टेंट हो। ये डिफरेंशिएशन किसका है? मोमेंटम का। दैट मींस मोमेंटम इज कांस्टेंट। अब कहने का कंक्लूजन क्या है? मेरा कहने का कंक्लूजन इतना ही है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं है तो सिस्टम का पूरा लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है।
कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल मतलब सारे मासेस का, इनिशियल मतलब मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, सिस्टम मतलब उसमें जितनी भी बॉडी हो सिस्टम में आ जाती है, वो इक्वल होता है टोटल एक्सटर्नल मोमेंटम के। अगर ये एक बॉडी है m1, ये दूसरी बॉडी है m2, अगर ये बॉडी इधर मूव कर रही है, ये बॉडी इधर मूव कर रही है, ये v है, ये u1 ले लेते हैं इनिशियल, ये u2 ले लेते हैं। अब हमने देखा अगर इनका कोलिजन होता है तो कोलिजन के बाद स्टोरी डिफरेंट हो सकती है। तो m1 बॉडी इस तरफ की जगह इस तरफ मूव करने लगी v1 से, और m2 बॉडी उस तरफ मूव करने लगी v2 से। तो मैंने देखा सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू बॉडीज m1 एंड m2। इनका इनिशियल, कभी भी मैं प्लस साइन यूज करूंगा तो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज कर प्रेफर करता हूं, मतलब पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव लेके चलूंगा। तो मैंने देखा इन दोनों का मोमेंटम कितना होगा, m1 u1, मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव एक्स की तरफ है तो मैंने प्लस रख दिया, m2 u2 नेगेटिव एक्स की तरफ है तो मुझे माइनस रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने एनसीईआरटी का वो एग्जांपल नहीं लिया जहां पे दोनों सेम डायरेक्शन में रखे जाते हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन अगर अपोजिट है तो माइनस। और आप लोग भी प्लस एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम पे यूज कीजिए, प्लस एक्स एक्सिस प्लस डायरेक्शन, अपोजिट टू एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन, सेम विद द वाई एक्सिस। और इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, अब ये नेगेटिव हो गया, माइनस m1 v1 प्लस m2 v2। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो आपके काफी सारे कोलिजन के न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर देता है। कहीं पर भी कोलिजन होगा तो कोलिजन होने में बॉडी जो होती है दोनों वो आपस में टकराती हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिजन। उस कोलिजन में कोई भी थर्ड पार्टी, थर्ड एजेंट नहीं होता है एक्सटर्नल, वो दोनों बॉडी अपनी ही फोर्स के कारण टकराती हैं। एंड दैट्स व्हाई व्हेनेवर कोलिजन इज देयर, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। तो कोलिजन के न्यूमेरिकल थर्ड लॉ, सेकंड लॉ और आपके लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सॉल्व होते हैं। आप हमेशा याद रखिए, दो बॉडी जब भी कोलाइड करती हैं उनके पास कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं होता, वो दोनों की फोर्सेस के कारण ही कोलाइड होती हैं। तो कोलिजन में आप इसका काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे कोलिजन ये सब के बाद, वो मिलेंगे फिगर वाले, स्ट्रिंग, स्प्रिंग, मास लटके हुए हैं, मास प्लेन पे रखे हुए हैं, मास पुलिस पे लटके हुए हैं। अब हम स्टडी करेंगे उन पार्ट्स को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके पहले जो हम समझते हैं वो है टेंशन क्या होती है। कोई भी स्ट्रिंग होती है, मैं उसमें डिफरेंस समझा देता हूं। ये आपकी स्ट्रिंग है, ये कोई भी सीलिंग से मैंने एक स्ट्रिंग लटका दी। स्ट्रिंग का मास नहीं होता है, मासलेस होती है। दूसरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इनएक्सटेंसिबल होती है। स्ट्रिंग को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब उसकी लेंथ में चेंज नहीं आएगा। इस स्ट्रिंग में जब कोई मास को लटकाया जाएगा, जब कोई मास को हैंग किया जाएगा, तो उस मास के वेट के कारण स्ट्रिंग पे एक प्रेशर आएगा, फोर्स आएगी, और वो स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो वो उसको रेजिस्ट करेगी। क्योंकि इनर्शिया हमने देख रखा है, इनर्शिया क्या होता है, चेंज होने में हर बॉडी एक रेजिस्टेंस ऑफर करती है। तो आपने जब स्ट्रिंग पे मास को हैंग किया तो वो मास अपने वेट के इक्वल फोर्स स्ट्रिंग पे लगा रहा है, तो स्ट्रिंग का इनर्शिया जो है वो उसको एक फोर्स जनरेट करके देता है, जिसको हम बोलते हैं टेंशन। तो टेंशन इज द इनर्शियल फोर्स और रिएक्शनरी फोर्स समटाइम जो सिस्टम में आ जाती है। दूसरा चीज होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग में अगर सेम मास को लटका दिया जाए, स्प्रिंग और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है,
स्ट्रिंग में इनएक्सटेंसिबिलिटी होती है, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ आप चेंज नहीं कर सकते, वो टूट जाएगी। अगर एक अमाउंट ऑफ फोर्स उससे ज्यादा हो गई उसकी लिमिट से जो वो होल्ड कर सकती है, तो एक ही पॉइंट तक उसका इनर्शिया रोक सकता है, अगर उससे ज्यादा हो गया तो वो टूट जाएगी। स्प्रिंग में क्या है, स्प्रिंग में इलास्टिसिटी है, तो जैसे ही उसके वेट के इक्वल फोर्स लगेगी तो स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज होने लगेगी, स्प्रिंग की लेंथ चेंज होने लगेगी, इस केस में इंक्रीज हो रही है, विच जनरेट ए रेजिस्टेटिव फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं kx। यहां पर माइनस लगा सकता हूं मैं क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, लेकिन अभी मैं माइनस साइन नहीं ले रहा हूं। तो ये रेजिस्टेटिव फोर्स जो जनरेट की स्प्रिंग ने, क्योंकि उसकी लेंथ चेंज हुई है। यहां पर बेसिक डिफरेंस स्ट्रिंग और स्प्रिंग में, आप क्वेश्चन में जब देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में फ्री बॉडी डायग्राम्स जब हम बनाएंगे तो उसमें आपको दोनों में डिफरेंस नहीं दिखेगा, टेंशन की तरह ही उसकी रेजिस्टेटिव फोर्स बना देंगे, ठीक है। लेकिन डिफरेंस तो है फोर्स ट्रांसमिशन का, इसमें फोर्स ट्रांसमिट होती है, इसमें फोर्स पूरी तरह ट्रांसमिट नहीं होती है। ये एडवांस के न्यूमेरिकल में जब आप देखेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स, ये बहुत बड़ा केसेस बनाता है जो न्यूमेरिकल में काफी इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं इसको यहीं तक रखता हूं, अब मैं चलता हूं इसके केसेस को डिस्कस करते हैं। हमने स्ट्रिंग और स्प्रिंग देख लिया, उनमें डिफरेंस देख लिया कि भैया ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स का डिफरेंस है बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिबिलिटी और इनएक्सटेंसिबिलिटी ऑफ लेंथ। अब इससे बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट केस जो जी मेन और नीट दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वहां पे हम यूज करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब आप देखेंगे न्यूटन जो लॉ आपने पढ़े, वो ये वाला जो पार्ट है मैकेनिक्स का, इसका पूरी स्टोरी उसी 3 लॉ पे ही बेस्ड है, जिसमें फर्स्ट लॉ तो क्वालिटेटिव होता है, सेकंड और थर्ड लॉ में आप ये सारे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेकंड लॉ में और थर्ड लॉ से आप ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर जाते हो। मतलब ये सेकंड पार्ट ऑफ मैकेनिक्स आफ्टर काइनेमेटिक्स डिपेंड कंप्लीटली ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कैसे, तो अब मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं ये सारे पॉइंट्स, ये सारे केसेस। तो सबसे पहला केस मैंने देखा जब 2 मासेस लिए गए, तो पहला केस अगर आप देख रहे हैं, एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर 2 मासेस को रखा गया है और दोनों मासेस को स्ट्रिंग से बांधा गया है, दोनों मासेस के बीच में ये क्या है, स्ट्रिंग है। अब मैंने M1 पे फोर्स लगाया, तो जब मैंने M1 पे फोर्स लगाया तो M1 क्या करेगा, ये केस है ऐसा, M2 ये स्ट्रिंग है, ये M1 है, और ये M1 पे मैंने फोर्स लगाया F, तो M1 क्या करेगा, फोर्स लगाया तो M1 को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। M1 को जब ये अपनी तरफ खींचेगा F फोर्स, M1 तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है M2 से, तो ये M2 को अपनी तरफ खींचेगी, तो M2 को, लेकिन ये जो स्ट्रिंग बनी है ये तो इनएक्सटेंसिबल है, तो यहां से एक टेंशन बिल्ड हो जाएगी T। M2, ये M1 को M2 अपनी तरफ खींच रहा है T से, और ड्यू टू दैट कि ये फोर्स इसको खींच रही है M1 को, तो उसका इनर्शिया जो है स्ट्रिंग का वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, जो हमेशा 2 डिफरेंट बॉडीज पे लगती हैं, लेकिन फोर्सेस हमेशा पेयर में आती हैं। तो M1 पे जो फोर्स है यहां से समझते हैं पेयर में कैसे आती है। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या बोलता है, फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप देखोगे तो आपको मास बनाने की जरूरत नहीं है, आप पॉइंट भी बना सकते हो, बट आपको इसको क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने मास बना लिया। मैंने इस मास को इधर से फोर्स लगाया, स्ट्रिंग के कारण एक इनर्शियल टेंशन जिसको हम बोलते हैं, अब मैं डायरेक्टली टेंशन बोलूंगा, जनरेट हो गई। दैट्स व्हाई, बिकॉज थर्ड लॉ ऑलवेज सेज कि नेचर में फोर्सेस हमेशा पेयर में ही आती हैं। M2 की कहानी क्या है, M2 पर ये जो टेंशन है इसको इस तरफ खींच रही है, एक्शन एंड रिएक्शन, M1 M2 पे लगा दिया। अब M2 पे जो फोर्स है वो सिर्फ इसको इस तरफ खींच रही है, ठीक है जी। ये है इसका फ्री बॉडी डायग्राम,
दोनों मासेस का। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आती है, ये दोनों मासेस कनेक्टेड है, जब फोर्स लगेगी तो ये साथ साथ मूव करेंगे। अगर इसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया है तो ये भी 2 मीटर ही करेगी उतने ही टाइम में। दैट मीन्स इन ऑल दीज केसेस दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है, पूरे सिस्टम के इक्वल। तो टोटल मास कितना है m1 प्लस m2, तो टोटल एक्सेलरेशन क्या हो गया f अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गई आपकी टोटल एक्सेलरेशन जो दोनों को सेम लगेगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो इसका जो m1 पे फोर्स लग रहा है टोटल वो कितना है, इस तरफ मोशन का डायरेक्शन ये है, तो हम क्या लेंगे F माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू ए। ठीक है, इस पे क्या है डायरेक्शन ऑफ मोशन t इज इक्वल टू m2 ए मैंने निकाल ही लिया है, तो दोनों में टेंशन में आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं, और फिर जो भी मुझे वेरिएबल्स दिए जाएंगे और जो मुझसे पूछा जाएगा मैं आराम से इस नॉलेज से उसको निकाल सकता हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंटली आप याद रखिए सेकंड और थर्ड लॉ को। थर्ड लॉ में हमेशा फोर्सेस पेयर्स में होती हैं, सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू एम ए आप अप्लाई कीजिए। स्ट्रिंग जब तक सेम है वो सबको सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। ऐसे केसेस में जब दोनों मास साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल है, यहां स्प्रिंग होती तो डिफरेंस हो जाता था, क्योंकि स्प्रिंग पूरी पूरी फोर्स ट्रांसपोर्ट नहीं करती है। उस केस में दोनों का एक्सेलरेशन विल बी मे बी डिफरेंट, वो केस पे डिपेंड करता है, लेकिन स्ट्रिंग का और स्प्रिंग का ये डिफरेंस आप इस क्वेश्चन के थ्रू समझ लीजिए। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। क्लियर हो गया? लेक्चर के साथ साथ नोट भी करते जाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको और किसी रिवीजन की जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हैं। ये है इसका सेकंड केस। ये मैं अभी तब बात कर रहा हूं जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है, जो पहला केस भी हमने किया, उस केस में क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं, अगर वो मूव करती हैं तो उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, यही सब आपको कैलकुलेट करने के लिए आता है, बट इन डिफरेंट वे। समटाइम 2 मासेस, समटाइम 3 मासेस, फिर पुलिस भी आएंगी, हम वो सारे केसेस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो मैंने सेकंड देखा, ये आ गई देखिए पुली। सेकंड केस में मैंने देखा M1 को एक सिंगल स्ट्रिंग से पुली के ऊपर से लेके M2 से कनेक्ट किया गया है। ये पुली है, पुली से M1 है और पुली से M2 को कनेक्ट कर दिया गया है। इसको टेबल के ऊपर रखा गया है, ये यहां पर फिक्स्ड है टेबल से। अब यहां पर फोर्सेस को हमें सबसे पहले ड्रॉ करना है। M2 हवा में लटका हुआ है, मतलब हैंगिंग इन एयर, तो ये हमेशा अपना वेट इसका नीचे की तरफ एक्ट करेगा, M2G। M2G जब नीचे की तरफ एक्ट करेगा, स्ट्रिंग को मैंने पहले ही समझ लिया है, इनर्शिया ऑफ स्ट्रिंग उसको एक टेंशन बिल्ड करके देगा टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंशन हमेशा टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगती है, ये आप हमेशा याद रखना। जब इसका वेट इसको नीचे की तरफ खींचेगा तो मास में एक्सेलरेशन इस तरफ आने लगेगा, है ना। तो दैट मीन्स यहां पर भी एक टेंशन बिल्डअप हो जाएगी। दोनों टेंशन दोनों पार्ट ऑफ स्ट्रिंग पे मैंने सेम क्यों लिया है, क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग है। अगर ये दो डिफरेंट स्ट्रिंग होती, या फिर पुली का मास दिया होता या फ्रिक्शन होता, तो ये स्ट्रिंग का टेंशन सेम नहीं होता, फिर दोनों पार्ट में सेम स्ट्रिंग होने के बावजूद भी डिफरेंट होता। लेकिन अभी स्ट्रिंग सेम है और पुली का भी कोई मास नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली दोनों को सेम ले लिया है। ठीक है, यहां पर इसके वेट का मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका वेट तो एक टेबल ही बैलेंस कर रही है। अगर आप देखोगे टेबल पे तो ये M1G लगा रहा है अपना वेट, टेबल इसको नॉर्मल रिएक्शन वापस कर रहा है, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, तो वो वर्टिकल फोर्सेस M1 में तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस केस में। तो इस केस में सबसे पहले सिग्निफिकेंस क्या है, ये पूरा सिस्टम एक साथ में नीचे जाएगा, तो ये अगर ए से मूव कर रहा है सिस्टम, तो ये भी ए से जाएगा। तो अगर मैं देखूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो M2G माइनस टी इक्वल टू M2A,
ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम से मुझे आंसर मिल गया। इसके लिए क्या होगा, इसको टी टेंशन मूव कर रही है तो T इक्वल टू m1 इंटू ए। तो ए की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं और टेंशन की वैल्यू यहां पे डाल सकता हूं। m2g माइनस टेंशन की वैल्यू मैंने यहां डाल दी इक्वल टू m2a। अब मुझे यहां से a मिल जाएगा m2g इक्वल टू m1 प्लस m2a। तो क्या आ गया एक्सेलरेशन का वैल्यू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आ गया सिस्टम पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, वो ये आ गया। वो मैंने कैसे कैलकुलेट किया ये आपके सामने है। ये सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हैं तो अगर इसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आते हैं वो भी मैं सारे डिस्कस करूंगा। मैंने पूरे केसेस निकाल के रखे हैं जिससे कि नीट और जी मेन दोनों के लिए ये पूरा रिव्यू हो जाए। इसके बाद सिर्फ आप उस टेस्ट को और इसके चैप्टर पर बेस्ड न्यूमेरिकल को घर पे प्रैक्टिस करें। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड पढ़ाने की थोड़ी ज्यादा या कम है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि टीचिंग में फ्लेक्सिबल अप्रोच होना बहुत जरूरी है, विच इज कॉल्ड स्टूडेंट फ्रेंडली। ग्रुप में सभी को समझ में आना चाहिए। इस वीडियो का जो बेसिक इंटेंशन है वो भी यही है कि अगर मैं इतना टाइम देके आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ में बहुत इंपॉर्टेंटली आना चाहिए, आपका भी कुछ फायदा होना चाहिए। फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं ये दोनों को मैंने 3-3 मासेस का लिया हुआ है। स्मूथ सरफेस है, मतलब अभी फ्रिक्शन नहीं है हमारी लाइफ में। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, 3 मासेस हैं डिफरेंट डिफरेंट जिनको कांटेक्ट में रखा गया है और लेफ्ट हैंड तरफ से फोर्स लगाई जा रही है। ठीक है, इस तरफ ड्रैग करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो F लगा M1 पे, तो M1 की पिक्चर क्या होगी फ्री बॉडी डायग्राम की, ये लगा M पर, ये लगा फोर्स। अब M1 इस फोर्स से M2 को पुश करेगा। जब वो पुश करेगा देयर शुड बी अ रिएक्शनरी फोर्स, क्योंकि फोर्सेस हमेशा एंड हमेशा पेयर्स में होती हैं। तो जब ये इसको इस तरफ पुश करेगा, इस तरफ, तो ये उसको इस तरफ पुश करेगी। इसने इसको इस तरफ पुश किया तो ये इसको इस तरफ पुश करेगा, लेकिन दोनों पुश का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो लेट अस टेक इट एज ए M1। तो मैंने देखा जब मैं इसको इधर की तरफ धक्का दे रहा हूं तो ये एक रिएक्शनरी फोर्स इधर आ गई M1 ड्यू टू M2 के कारण। ठीक है, M2 का देखते हैं हाल क्या होगा। M2 पे पहली फोर्स तो M1 ने लगा दी, N1 इस डायरेक्शन में, लेकिन जब M2 ने फॉरवर्ड जाने की कोशिश की तो उसने M3 को पुश किया, M3 ने उसको रिएक्शन वापस किया। तो सेम वे यहां पर देखेंगे, M2 ने M3 को जब पुश किया तो क्या मिला उसको, एक रिएक्शन N3, N2 ले लेते हैं, सॉरी, फोर्सेस आर ऑलवेज इन पेयर्स। तो ये आ गई N2, ये हो गया मास 2 का फ्री बॉडी डायग्राम। अब M3 के आगे तो कुछ नहीं है, तो M3 पे फाइनल फोर्स कितनी लग रही है, N2 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो M3 पे तो एक ही फोर्स आ गई बस, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फर्स्ट टाइप। यहां से आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज से करेक्ट किया है ये फ्री बॉडी डायग्राम। फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर। मैं फिर रिपीट करता हूं, M1 जब M2 को पुश कर रहा है तो M2 M1 को पीछे की तरफ पुश करेगा। N1 से इसने भी N1 से किया, N1 N1 से। M2 जब आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो वो M2 को पुश, M3 को पुश कर रहा है और M3 उतना ही रिएक्शन उसको वापस भी कर रहा है। फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। यही N2 आपको यहां मिलेगा। सॉरी, मैं इसको N2 लिखना चाहिए मुझे,
सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फर्स्ट टाइप, फर्स्ट केस का। फ्री बॉडी डायग्राम में अगर आप अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, आपको कोई रॉन्ग होने के चांसेस नहीं है। पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में और आपके स्कोर में बढ़ती जाएगी। फ्री बॉडी डायग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि जिस भी बॉडी को आप ले रहे हैं उसको एक कंप्लीट सिस्टम मान लीजिए, फिर बाकी चीजों को भूल जाइए और उस पर कितनी कितनी फोर्स लग रही हैं वो आप उस पर रिप्रेजेंट करिए। उन्हीं फोर्सेस का सिग्निफिकेंस उस मास पर पड़ेगा। सेकेंड केस में अगर आते हैं, इसी केस में हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया था। ये क्या होता है? पुश। अब हम इस पे क्या लगा रहे हैं? पुल। फोर्स तो दोनों टाइप की होती है, क्या कोई फर्क पड़ेगा? लेट्स सी। M1 को जब मैंने खींचा, अब इनके बीच में डायरेक्टली फिजिकल कनेक्शन मतलब टच नहीं है, ये स्ट्रिंग से बने हुए हैं। तो स्ट्रिंग को जब ये खींचेगा तो T1 T2 इसमें भी आ जाएगा। तो M1 का अगर मैं देखूं पिक्चर क्या हो जाएगा, मैं यहां बनाता हूं थोड़ा सा बड़ा बनाते हुए, तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर मिलेगी। इसको मैंने पुल किया F फोर्स से, इसने इसको अपनी तरफ पुल किया T टेंशन से, लेकिन M2 इसको अपनी तरफ पुल करेगा सेम T से। फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर। M2 ने अब M3 को अपनी तरफ पुल किया। अब स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी आप सेम ले सकते हो। अगर स्ट्रिंग डिफरेंट होती तो ये T1 T1 ये T2 हो जाता, या इसको अभी T1 T1 ले लो, इसको T2 ले लो। तो M2 ने M3 को अपनी तरफ पुल किया, तो M3 क्या बोलेगा? भाई तो मुझे पुल कर रहा है। अब इसके पास नॉर्मल रिएक्शन देने के लिए क्या है? अब ये आगे की तरफ जा रहा है, इस तरफ ही आ रहा है ना, तो M2 ने इसको अपनी तरफ पुल किया, तो एक टेंशन जनरेट हो गई T2 जो M2 पे लगेगी। ठीक है जी। तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम में अगर देखूंगा तो एक फोर्स F इधर है और T1 इधर है। M2 पे अगर मैं देखूंगा फ्री बॉडी डायग्राम में, इस तरफ उसको कौन खींच रहा है? T1। इस तरफ उसको कौन खींच रहा है? T2। और M3 का क्या है फ्री बॉडी डायग्राम? M3 पे एक ही फोर्स है आगे की तरफ, इस तरफ T2 आई। 1 2 3 ये है तीनों के फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने पूरा रिप्रेजेंट किया हुआ है फोर्सेस को और टेंशन को। पेयर्स हमेशा याद रखिए, फोर्सेस हमेशा पेयर्स में आती हैं। सारे डायग्राम को आप अच्छे से कॉपी करें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं जो आपसे पूछे जाने वाले हैं। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो इसका अगर एक क्वेश्चन भी आता है तो 4 मार्क्स आपके श्योर हो गए। आपके रॉन्ग होने के चांसेस बचेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें मैंने वो सारे केसेस डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी हम फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अभी हम फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब ये है कनेक्टेड मोशन दो ब्लॉक्स के साथ। दो ब्लॉक्स, जैसे पहला वाला अभी हमने केस किया था 3 मासेस का था, ये सिर्फ 2 मासेस का है। इंटर दोनों आपस में फिजिकली टच है। तो जब मैंने ये M1 है, इसको F से पुश किया तो ये M1 को M2 को पुश करेगा, तो ये M2 पे ऐसी फोर्स लगाएगा T से। T मान लो या N मान लो, T नहीं मानते क्योंकि ये टेंशन ना लेते हुए नॉर्मल रिएक्शन ले लेते हैं। तो M2 इसको उसी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्योंकि फोर्सेस तो हमेशा पेयर्स में आती हैं, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा? ये M1 है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में एक फोर्स इस तरफ से लग रही है और एक फोर्स इस तरफ से लग रही है। और M2 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या रहेगा? सिर्फ एक ही फोर्स है जो इस तरफ लग रही है, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। और नेट एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे? टोटल एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास।
m1 प्लस m2। ये आप कभी भूलना नहीं, ये मैंने पहले वाले केस में भी बताया था। जब मासेस कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो पुली के थ्रू हो, उनका एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहता है। वो एक्सेलरेशन इवन अगर पुली का मास भी दिया हुआ हो तो भी चेंज नहीं होगा, फ्रिक्शन भी दिया हो तो भी चेंज नहीं होगा। सिंपल से कॉमन सेंस की बात है, अगर एक मास नीचे जा रहा है या आगे जा रहा है तो इंटरकनेक्टेड वाला दूसरा भी पीछे पीछे आएगा। लेकिन अगर मैं इसी फोर्स को इस तरफ से लगा देता तो क्या होता, m1 पे कोई फोर्स नहीं आती, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं रहा ना। ट्रांसमिट होने के लिए m2 को इस पे फोर्स लगाना चाहिए। अगर मैं इसी केस में ये फोर्स को यहां से ना दूं और इस तरफ से खींचूं तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया। अगर ये दोनों आपस में चिपके हुए नहीं है, स्टिक नहीं है, तो m2 आगे चला जाएगा ना। m2 ने m1 पे फोर्स लगाई तो फिर m1 भी m2 पे नहीं लगाएगा, तो m1 अपनी जगह पे रह जाता। एंड दैट्स व्हाई उसका सिग्निफिकेंस नहीं था न्यूमेरिकल फ्रेम करने में। अब हम आते हैं इसके सेकेंड डायग्राम पर। सेकेंड डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, मोशन ऑफ ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग। इसका मैंने अभी 3 मासेस का जो बताया था बिल्कुल वैसा ही 2 मासेस का आ गया। अब m1 जो है एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है बाय m2, स्ट्रिंग जो इनएक्सटेंसिबल होती है, एंड दैट्स व्हाई उनका इनर्शिया उनको टेंशन क्रिएट करके देता है। जब मैंने m2 को इस तरफ फोर्स लगाया तो m2 क्या करेगा, स्ट्रिंग को खींचेगा तो एक टेंशन डेवलप होगी, और m2 m1 को खींचेगा इस तरफ। फोर्सेस आर ऑलवेज इन पेयर, तो एक ही स्ट्रिंग पर फोर्स जो T लग रही है वो m2 पे लगेगी, जो ये वाला T लग रहा है वो m1 पे लगेगा। बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन डायरेक्शन। तो फ्री बॉडी डायग्राम m2 का क्या बनेगा, एक फोर्स F इधर, टेंशन इधर। m1 का क्या बनेगा, फोर्स जो टेंशन है वो इस तरफ। ऑफ कोर्स मुझे पता है एक्सेलरेशन क्या आएगा, F इक्वल टू m1 प्लस m2। ठीक है जी। अब मैं यहां से अगर देखूं तो यहां पर फोर्स नेट कितनी है, F माइनस टी इक्वल टू m2 इंटू ए। ये हम डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, पहला केस आ गया ये। दूसरा केस क्या है, T इक्वल टू m1a। एक्सेलरेशन तो दोनों में सेम रहेगा, ये बात आप मान के चलिए। अब यहां पर T1 की जगह मैंने लिख दिया तो F माइनस m1a इक्वल टू m2a। तो आप देखेंगे A जो मैंने यहां लिखा था बिल्कुल वही आ गया, m1 प्लस m2। इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, लेकिन मैंने उसको मिटा क्यों दिया कि आप डायरेक्टली ना लिखते हुए समझ भी लीजिए कैसे हो रहा है। इन 2 केसेस के बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट केसेस पर। मैं सारे केसेस डिस्कस करूंगा, बहुत अच्छे से सिंसियरली आप इसको देखें। आपका ये वाला पार्ट आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके 1 या 2 न्यूमेरिकल +4 आराम से हो सकता है। 2 न्यूमेरिकल एक ही चैप्टर से बहुत डिफिकल्ट होता है ना, तो +4 तो आप मान के चलिए अगर आप अच्छे से इसको कर लेते हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे क्वेश्चन में, अब मैं पुलीज वाले यूज कर रहा हूं। अब मैंने लिए हुए हैं पुलीज के क्वेश्चन जिसमें स्ट्रिंग और पुली और मासेस को कनेक्ट किया गया है। इसका ए वाला केस क्या है, एक पुली है, उससे एक स्ट्रिंग नीचे की तरफ है m1, एक ऊपर की तरफ है m2, और वो टेबल पे रखी हुई है, एक टेबल पे रखा हुआ है। अब m1 ड्यू टू इट्स वेट के कारण इस पुली का अभी कोई मास नहीं है, इसका मास 0 है। अगर इसका मास 0 नहीं होता तो दोनों पार्ट में टेंशन डिफरेंट हो जाती थी, चाहे सेम स्ट्रिंग हो उसके बावजूद भी। m1 ड्यू टू ये हैंग कर रहा है एयर में तो इसका वेट लगेगा जो उसको नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, तो ये वाला इनर्शिया के कारण स्ट्रिंग में टेंशन बिल्ड हो जाएगी। ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ इसको पुश करेगी तो इस स्ट्रिंग को एक फोर्स मिलेगी टेंशन की इस तरफ। ठीक है जी। इसका वेट नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर लेगा इसका वेट, तो इसके वेट की हमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती है।
दोनों पार्ट एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सिस्टम में सारे मासेस सेम एक्सेलरेशन से मूव करते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम में अगर आप देखेंगे इसका, तो दो फोर्स है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो m1g माइनस टी इक्वल टू m1a आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में t लग रहा है उस पर, तो t इक्वल टू क्या हो गया, m2 इंटू a। t की जगह m2a रख दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन जो दोनों बॉडीज को मिलेगा। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे केसेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आपका +4 इस चैप्टर में कंप्लीटली श्योर हो जाता है। इफ आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, सीखें, नोट डाउन करें और फिर प्रैक्टिस करें। सेकंड में एक ट्रायंगुलर प्लैंक दे रखा है मुझे, उसमें ये पुली लगा रखी है, एक मास ये आ गया m1 और एक मास इस प्लैंक पर है हॉरिजॉन्टली m2। इस सारी पुली का मास सिस्टम में आप देखेंगे पुली सारी मासलेस है और स्ट्रिंग सेम है। तो इस हैंग हो रहा है एयर में, तो ये हो गया m1 इंटू जी, एक टेंशन बिल्ड हो गई T, उसी टेंशन को इस तरफ भी लगेगा, दोनों टेंशन सेम है क्योंकि दोनों स्ट्रिंग सेम है और पुली का मास 0 है। पुली का मास 0 है इन सारे केसेस में। तो अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया था, आप इजीली इसका भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वही एक्सेलरेशन इसको भी इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। अगर आप देखेंगे ये ऐसे आ रहा है, ये फोर्स ऐसे जा रही है। अगर आपको इसके कंपोनेंट नहीं बनाने हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली ऐसा जा रहा है विच इज डायरेक्टली अपोजिट टू द टेंशन। तो उसी केस को आप सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। सी पार्ट पे चलते हैं, ट्रायंगुलर प्लेन। ये m1 है, ये m2 दिया हुआ है और ये पुली से दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अब क्या होगा, जो मास हैवियर होगा मोशन उस तरफ होगा। तो फॉर सिंप्लिसिटी लेट अस टेक m2 इज हैवियर देन m1। तो ये इस तरफ आएगी फोर्स, इसका मास तो इस तरफ एक्ट कर रहा है m2 का, m2g जो उसका वेट है। तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। इसके एंगल हमें लेने पड़ेंगे θ1 θ2। जब इसका एंगल थीटा आएगा तो ये वाला एंगल का पार्ट कौन सा आया, mg cos θ1, और ये आया mg cos θ sin थीटा जो उसके वेट को बैलेंस करेगा। तो ये जो कंपोनेंट आया ये आपकी टेंशन से रेट होगा। सेम हेयर टेंशन T है, इसका जो इसमें जो वेट का कंपोनेंट आया सेम वे ऐसे चले गए m1g। तो ये m1g sin थीटा, m1g cos थीटा, m1g cos थीटा उसकी टेंशन को बैलेंस करेगा। तो अगर ये सिस्टम में आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख जाते हैं और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको मिनिमम टाइम लगेगा टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ important numerical to secure your 4 marks positively। क्योंकि आपकी एक गलती वो 4 मार्क्स को -5 कर देती है और अभी नेगेटिव मार्किंग दोनों सेक्शन में है, तो हमें थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब बहुत सारे केस हो गए जिसमें हमने पुली का मास को 0 लिया। तो इसमें इस केस में पुली का मास 0 नहीं है, कैपिटल M मुझे दिया हुआ है और उसकी रेडियस भी मुझे दी हुई है R। मैं रेडियस बना देता हूं उसकी, ये रेडियस दी हुई है R। देन टेंशन इन 2 सेगमेंट्स।
तो इन दो सेगमेंट में टेंशन क्या हो जाएगा, ये बना लेते हैं अपन डायग्राम को। यहां पर इसका मास m है, एक पुली, ये दूसरा मास m1 और m2। m1 लेट अस सपोज हैवियर है m2 से, तो मोशन इस तरफ होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पुली का मास हो या नहीं हो, एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द मासेस रिमेन सेम। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप सोचो तो m1 अगर नीचे जा रहा है तो जितने टाइम में वो जितना डिस्टेंस नीचे कवर करेगा उतनी टाइम में m2 ऊपर जाएगा, तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम रहेगा और सेम एक्सेलरेशन इसको मिलेगा। तो इसका मास अगर कैपिटल M है तो ये m1g नीचे आया और ये आया T1, और इसमें क्या लगेगा ड्यू टू m2g T2। यहां पे पुली में एक रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट होगा इस साइड में, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फ्री बॉडी डायग्राम दोनों मासेस को तो मैंने बना दिए, इस पुली का बना देता हूं मैं। ये वो पुली है, P नाम दे देते हैं। इस पे एक फोर्स इस तरफ से आ रही है T2 और दूसरी फोर्स इस तरफ से आ रही है T1। तो इस पे रोटेशनल इफेक्ट कौन दे रहा होगा, T1 माइनस T2 इंटू कैपिटल R, द फोर्स इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू द एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो I की जगह आपको पता ही है एक सर्कुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना चुका हूं, m1g माइनस T1 इक्वल टू m1 इंटू a, m2g माइनस T2 इक्वल टू m2a। तीनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर। लास्ट बात जो इंपॉर्टेंट है, ये जितना चीज मैंने आपको सिखाया है आप अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस पूरे जो हमारे लिए जी मेन के दिन बचे हुए हैं और नीट के और जी एडवांस के लिए, उसमें पूरा फिजिक्स और मैथमेटिक्स का मैं रिव्यू लेके आ रहा हूं, रिवीजन लेके आ रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा मैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जी मेन एंड नीट स्टूडेंट, पास्ट उसमें रिपीट होते हैं। और मैं काफी सारे इलस्ट्रेशन को यहां पर सॉल्व करके और डिस्कस करेंगे फॉर एडवांस स्टूडेंट्स के लिए। तो चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मतलब अल्टीमेटली मोटिवेट करें। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट न्यूज एंड नोटिफिकेशन। थैंक यू।